मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मित्रों, जैसा कि आप पिछले काफ़ी समय से ये नोटिस कर रहे हैं कि हम वीडियोस के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारे ये जो वीडियोस हैं इस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। उसमें प्रमुख प्रश्न है पंजीयन कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कोर्सेज करने के बाद हमारा पंजीयन कहाँ और कैसे होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट लागू है और उसके अंतर्गत कोई भी चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए उसे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पंजीयन कराना आवश्यक है। बिना उस पंजीयन के वो कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है। मैं आपको यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंजीयन का जो नियम है वो केवल और केवल उनके लिए है जो चिकित्सक की श्रेणी में आते हैं। और आप जो ये कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे बेसिक हेल्थ केयर, डिप्लोमा इन पीजी डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के जो कोर्सेज हैं वो किसी रूप में आपको डॉक्टर नहीं बना रहा है। इसके कर लेने के बाद, बेसिक हेल्थ केयर और पीजी डिप्लोमा करने के बाद आपको आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार तो मिलता है, पर डॉक्टर के रूप में नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं कि इस कोर्स को कर लेने वाले जो लोग हैं उसमें एक बड़ी संख्या आयुष चिकित्सक और वैकल्पिक चिकित्सकों की है, और वैकल्पिक चिकित्सकों में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अर्हता धारकों की। मैं आपको बताऊं कि जो आयुष चिकित्सक हैं उनको पंजीयन का कोई अलग से नियम नहीं लागू होगा, क्योंकि वो पंजीकृत होने की पात्रता रखते हैं। सीएमएचओ ऑफिस में उनका पंजीयन होता है। उनका जो मुद्दा है, उनकी जो समस्या है, वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देने की है, और वो ये कोर्स कर लेने के बाद आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और इस तरह से उनका पंजीयन भी हो जाता है और ये अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। हम आगे वैकल्पिक चिकित्सकों के बारे में बात करें। एक बड़ी संख्या, लगभग 95-97% लोगों की जो इस कोर्स को कर रहे हैं, उसमें अधिकतर चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अर्हता धारक है, और इन चिकित्सकों के लिए भी मध्य प्रदेश शासन ने आदेश पारित किया हुआ है। इस अनुसार उन्हें बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता है। तो आयुष चिकित्सक पंजीकृत हैं और इस कोर्स के बाद वो एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पात्रता प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही वैकल्पिक चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता रखते हैं, और जब ये कोर्स कर लेंगे तो उन्हें आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है कि वो बीएमएस है, वो जो है बी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी बायोलॉजी है, वो ग्रेजुएट्स हैं, और वो ऐसे चिकित्सकों के लिए, क्योंकि ना तो वो पंजीकृत होने की पात्रता रखते हैं, ना ही वो वैकल्पिक चिकित्सकों की श्रेणी में आते हैं जिससे उन्हें ये अधिकार प्राप्त हो, ऐसे चिकित्सकों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिप्लोमा कर लें। इससे उन्हें आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा, और उन्हें बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता भी प्रदान हो जाएगी। इस तरह से पंजीयन की जो समस्या है वो उसका हल है। मित्रों, बहुत सारे हमारे बंधु ये भी पूछते हैं कि क्या बेसिक हेल्थ केयर या इसका
पीजी डिप्लोमा कर लेने के बाद हमें सरकारी नौकरी में पात्रता कहीं मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। हेल्थ संबंधी जहां पर आपके हेल्थ वर्कर के रूप में काम करने के लिए जब आपको कहीं पर भी जो है वैकेंसी निकलेगी, और आप देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, और इस तरह की करीब करीब जो है घोषणाएं भी हो चुकी हैं कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। जब मेडिकल कॉलेज होगा तो अस्पताल भी होगा, और जब हॉस्पिटल होगा और बड़ा हॉस्पिटल होगा तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जरूरत भी होगी, और जरूर आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आपने एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा संचालित मध्य प्रदेश सरकार की शासकीय यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हुआ है, और स्वास्थ्य संबंधी डिटेल्स आपको एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जितनी आवश्यकता होती है उतना आपको प्रशिक्षित किया गया है। तो आपको शासकीय नौकरियों में भी पात्रता है। जब भी इस तरह की वैकेंसीज निकलेंगी उसमें आपको जरूर कंसीडर किया जाएगा। इसलिए मित्रों, जो आपका प्रश्न रहता है बार बार कि हम पंजीयन कहाँ होगा, कौन सी काउंसिल होगी, मैं आपको काउंसिल के बारे में एक बात बताता हूँ। काउंसिल है क्या? काउंसिल उस कैटेगरी के लोगों को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर को जो रेगुलेट करती है उस काउंसिल का नाम मेडिकल काउंसिल है। जो आयुर्वेद को कंट्रोल करती है उसका नाम है आयुर्वेदिक काउंसिल। ऐसे ही होम्योपैथी काउंसिल और यूनानी चिकित्सक आयुर्वेद ही काउंसिल में पंजीकृत है। तो हमारे देश में आयुष चिकित्सकों की काउंसिल है, और इसके अलावा हमारे यहाँ मेडिकल काउंसिल है। चूंकि न तो आप आयुष चिकित्सक हैं और ना ही आप एमबीबीएस हैं कि आपको किसी एक काउंसिल में पंजीकृत किया जाएगा, पर भविष्य में जब आपकी संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में हो सकता है काउंसिल ऑफ बेसिक हेल्थ केयर जो है वो निर्मित हो। और ये निश्चित है कि कोई भी लोगों के अधिकारों को, उनकी सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए काउंसिल होती है, और निश्चित ही भविष्य में ऐसी काउंसिल का निर्माण होगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोर्सेस के बारे में आपको लगभग सारी चीजें बार बार कई बार वीडियोस के माध्यम से, मंचों के माध्यम से स्पष्ट करता चला आ रहा हूं। जो ज्वलंत मुद्दा और जिसके बारे में लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि सर किस काउंसिल में हम पंजीकृत होंगे, तो मैंने आपको बताया कि भविष्य में निश्चित ही बेसिक हेल्थ केयर की भी काउंसिल बनेगी। और वर्तमान में पंजीयन का जहां तक प्रश्न है, अगर आप वैकल्पिक हैं तो आपको बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता शासन ने प्रदान की हुई है, और अगर आप आयुष चिकित्सक हैं तो आप अपना सीएमएचओ ऑफिस में पंजीयन करा के निर्भीक होकर कार्य कर पाएंगे। इस तरह से पंजीयन से संबंधित जो भी आपके मन में भ्रम था या आप जानना चाहते थे, उस संदर्भ में मैंने आपको लगभग संपूर्ण जानकारियां दी हैं। पंजीयन आपको बिना कराए कार्य करने की पात्रता नहीं है, लेकिन पंजीयन किस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं उस संदर्भ में मैं आपको विस्तार में बता चुका हूं। आगे और भी कोई समस्या अगर होगी उसको भी विस्तार से आपके समक्ष रखूंगा। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सहयोगी आपसे तब तक के लिए विदा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।